प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपने कवि परिचय पढ़ा होगा और इसके साथ ही कविता को भी आपने पढ़ा होगा और गुनगुनाने का प्रयास भी किया होगा। परंतु मेरे पास अब तक किसी ने रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजी, तो रिकॉर्डिंग कीजिए अपनी आवाज़ में और मेरे पास भेजिए। देखता हूँ आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा आप कविता पढ़ते हैं। आज हम व्याख्या करते हैं और व्याख्या के लिए शुरुआत से ही हम इसकी व्याख्या करेंगे। आप ध्यान ये रखेंगे कि सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। आपको पता है कि व्याख्या आती है पेपर में, और जब व्याख्या आती है पेपर में तो हम उस व्याख्या में सबसे पहले संकेत लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग होता है, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष होते हैं। तो सबसे पहले हमें संकेत लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें प्रसंग लिखना पड़ता है और प्रसंग के बाद जो है व्याख्या, व्याख्या के बाद विशेष आते हैं, जिनको शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं। और प्रसंग जो है वो ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे। हालांकि कई बार प्रसंग के दो पार्ट भी आपने देखे होंगे, एक संदर्भ होता है, एक प्रसंग होता है, परंतु ज़्यादा जो है उनको अलग अलग करने में हो सकता है कि आप पजल हो जाएं कि संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे। इसलिए आप प्रसंग लिखें और प्रसंग में ही दोनों चीज़ें समाहित कर दें। लिखा कैसे जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश की जगह काव्यांश हो सकता है, काव्यांश की जगह पंक्तियाँ हो सकता है, अवतरण हो सकता है, शब्द आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, परंतु गलत नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1, आरोह भाग 1 को सिंगल इनवर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे या उसको अंडरलाइन कर देंगे। में संकलित तथा कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद शीर्षक कविता से लिया गया है। घर की याद को फिर सिंगल इनवर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। इस कविता में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद कवि ने सावन को संबोधित करते हुए अपने परिवार के सदस्यों, कल्पना के बल पर उनके कार्यकलाप व अपनी वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में वर्षा को देखकर कवि भावुक हो उठे हैं और कवि ने जो है उसी भावुकता की स्थिति का जो है अपना वर्णन किया है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। अब जेल में रहते हुए बारिश हो रही है। अब बारिश से जो है घर की याद कवि को आई है। क्यों आई है? क्योंकि जब कवि घर पे हुआ करते थे और बारिश होती थी तो पूरा परिवार जो है उसमें सराबोर हो जाता था, उस बारिश का मज़ा लेता था। इसलिए अचानक कवि को घर की याद हो आई। जेल में रहते हुए आपने एक कविता और पढ़ी है, 9th क्लास में शायद माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पढ़ी है, कैदी और कोकिला। तो कुछ कुछ फीलिंग आपको वैसी आ सकती हैं। आज पानी गिर रहा है, आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है, रात भर तेज बारिश होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। ये एक पंक्ति है जो थोड़ी सी मतलब जिसको कह सकते हैं कि व्याख्या के लायक है, नहीं तो सीधी सी बातें इसमें हो रही हैं। रात से ही बहुत तेज बारिश हो रही है और इस वर्षा को देखकर मेरे हृदय और मन में घर की यादें हो आई हैं, घर की यादें घिर आई हैं, ये हम इसमें कहेंगे। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है और मेरा जो घर है वो मेरी नज़रों के सामने एक प्रकार से तिरने लगा है। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है। जो कवि कहता है कि घर जो है वो मेरा भले ही मुझसे दूर है, लेकिन मेरा घर जो है वो घर खुशी का पूर है। पूर का मतलब है भंडार। मेरा घर खुशियों का भंडार है, मेरा घर खुशियों से भरा हुआ है, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, कि मेरे 4 भाई हैं घर में, मायके में बहन आई। बहन क्यों आई? क्योंकि बहनों को जब ये पता चला होगा कि उनका भाई जेल में है तो इस कारण हो सकता है आ गई हो, या ये भी हो सकता है कि नॉर्मली जो है वो अपने भाई से मिलने या अपने भाइयों से मिलने, अपने माता पिता से मिलने अपने मायके में आ गई हो। तो घर के घर में 4 भाई, कवि कहता है कि मेरे 4 भाई हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कवि के कितने भाई हैं, कवि की कितने बहनें हैं, कुल कितने भाई बहन हैं, कुल कितने जो है भाई बहन हैं। आप बताएंगे कि 4 भाई और 4 बहनें और एक कवि खुद, यानी कि कुल हो गए 9। मायके में बहन आई,
बहन मायके में आई हुई है, बहन आई बाप के घर, मेरी बहन जो है यदि अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आई है, हाय रे प्रताप के घर। अब ये प्रताप जो शब्द है ये आपको परेशान करने वाला है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि प्रताप का मतलब होता है कष्ट। जो ये प्रताप शब्द है इसका मतलब होता है कष्ट, दुख। कि मेरी बहन आ गई अपने बाप के घर, लेकिन उसको प्रताप का घर, उसको कष्ट का घर, उसको दुखों का घर क्यों कह दिया है? दुखों का घर इसलिए कह दिया है क्योंकि बहन आई, और आई तो इसलिए थी कि भाई चलो आऊँगी और मतलब खुशी होगी और प्रसन्नता के साथ जो है जैसे पहले रहते थे वैसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही बहनों ने आकर के देखा होगा कि उसका भाई भवानी जो है वो घर पर नहीं है, तो भवानी के बारे में पूछा होगा, फिर पता चला होगा कि भवानी तो जेल में है। जेल में क्यों है? तो ये जब सुना होगा तो हो सकता है कि बहनें परेशान हो गई हों और उनको जो अपना घर खुशियों का घर था वो घर भी कष्ट का घर लगा हो। ये जो इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप करेंगे। बहुत आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान है। हम 3 काव्यांश कर चुके हैं बातों ही बातों में और कुछ भी समय नहीं लगा। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं कि मेरे घर में जो हैं सब के सब बड़े प्यार से रहते हैं, सब के सब मेरे घर में बड़े प्यार के साथ रहते हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं। लेकिन यदि मैं जेल में हूँ और मैं अपने घर पर नहीं हूँ तो अब वो आपस में उतने प्यार प्रेम से नहीं रह पाते होंगे जितने प्यार प्रेम से वो पहले रहते थे। क्यों? क्योंकि भवानी तो जेल में बंद है, और भवानी जेल में बंद है तो फिर कहीं ना कहीं अब दिक्कत आ गई होगी। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो 4 भाई हैं, मैंने अभी आपको बताया था, और 4 ही बहनें हैं। 4 भाई हैं, 4 ही बहनें हैं। और भुजा भाई कि मेरे 4 जो भाई हैं वो मेरी भुजाओं के समान हैं। प्यार बहनें, और मेरी बहनें जो हैं वो प्यार का प्रतीक है, वो प्यार का भंडार हैं। तो कवि सोचता है कि मैं उस घर से दूर हूँ जिस घर के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वह याद करने की कोशिश करता है कि पिछली बार सभी भाई बहन कब इस तरह इकट्ठा हुए थे, कब इस तरह इकट्ठा हुए थे जिस तरह अब इकट्ठा हुए होंगे। वह कहता है कि मेरे 4 भाई मेरी भुजाओं के समान हैं, और मेरी 4 बहनें जो हैं वो प्यार का भंडार हैं, वो प्यार का प्रतीक हैं। और कहने का सीधा सा मतलब ये कि सभी भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम है। देखिए विशेष आप करेंगे, मुक्तक छंद है, छंद इसमें कोई भी नहीं है। अंत्यानुप्रास अलंकार आप इसमें ज़रूर करेंगे। अंत्यानुप्रास मैंने अलंकारों में समझाया था, आप वहाँ से इस बात को पुनः समझने की कोशिश कर सकते हैं। शांत और शांत रस है, और प्रसाद इसमें गुण करेंगे। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों का इसमें प्रयोग है। भुजा भाई वगैरह में अनुप्रास अलंकार आप कर लेंगे। और प्रताप के घर जैसे आया है, यहाँ जो है शांत रस की बजाय जो है करुण रस हो जाता है। करुणा से बना है, जहाँ करुणा होगी मन में, जहाँ दया होगी मन में, वहाँ करुण रस हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ जो है, कवि कहता है कि मेरी माँ बिन पढ़ी है, अनपढ़ है मेरी माँ, दुख में वह गढ़ी मेरी। और मेरी माँ यदि मैं घर पर नहीं हूँ तो मेरे वियोग में मेरी माँ बहुत दुख सहन कर रही होगी, मेरी माँ बहुत दुखी हो गई होगी। अनपढ़ है, मेरे वियोग के कारण दुखी हो गई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। ध्यान रखें, ये बहुत गज़ब की पंक्तियाँ हैं। यदि आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो आप समझ सकते हैं इसके महत्व को। आप अपनी माँ का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो इस महत्व को आप समझ सकते हैं कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। जब भी आप परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं और आपको कोई सहारा चाहिए तो आप माँ की शरण में जाइए, और माँ की शरण में जा कर के अपना जो सिर है वो उनकी गोद में रख दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी सारी थकान, आपका सारा दुख, आपका सारा
आपकी जो सारी टेंशन है वो सब खत्म हो गई। माँ जैसे ही सिर के ऊपर हाथ फेरती है तो हमारा सारा कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। कि माँ के जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो सीधी सी बात कहता है कवि कि माँ की गोद में वो ताकत होती है कि सिर रखते ही मेरे सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ भी पसारा। स्नेह धारा का मतलब प्रेम रूपी धारा। यहाँ तक भी पसारा, पसारा का मतलब विस्तार। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। तो कवि आगे कहते हैं कि माँ जो है वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और माँ मेरे से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि उसके प्रेम की जो प्रबल धारा है, उस प्रबल धारा को मैं यहाँ भी जेल में रहते हुए भी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरी माँ को यहाँ मेरी क्या परिस्थितियाँ हैं इनकी भी चिंता जो है उसको रहती है, और यहाँ भी मैं जो है उसके प्रेम के विस्तार को महसूस कर सकता हूँ। यदि उसे लिखना आता होता, यदि वो पढ़ी लिखी होती तो वो मेरे पास अवश्य ही जो है एक पत्र डालती और मेरा कुशल क्षेम अवश्य मेरी माँ पूछती। ये माँ के बारे में था। अब पिता के बारे में देखिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कि मेरे पिताजी भले ही बूढ़े हो गए हैं। एक ये ध्यान रखेंगे आप, ऊपर जो है बेटा स्नेह धारा में रूपक अलंकार है, पत्र पाता में अनुप्रास आप कर देंगे, ठीक है। तो स्नेह धारा में रूपक है, ये अवश्य आप ध्यान रखेंगे। और बाकी लगभग वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले विशेष में बता चुका हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। बुढ़ापा आप समझ सकते हैं, बूढ़ापन, वृद्धावस्था। व्यापा का मतलब है व्याप्त हुआ या महसूस होना। क्षण का मतलब है पल, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी दौड़ सकते हैं और अभी भी खिलखिला करके हंसते हैं। तो जेल में बंद कवि अपने पिता के गुणों के बारे में सोचते हुए स्वयं कहता है कि घर में मेरे पिताजी भी होंगे। यद्यपि उनकी आयु बड़ी है, उनकी अवस्था बड़ी है, उनकी उम्र बहुत हो गई है, फिर भी देखने में वे बूढ़े बिल्कुल नहीं लगते। इस अवस्था में भी वे दौड़ कर काम करते हैं, वे दौड़ लगाते हैं और बच्चों की तरह जो है हर बात पर वो खिलखिला करके हंसते हैं, वो ठहाके लगा के हंसते हैं। तो बुढ़ापा जो है बिल्कुल महसूस नहीं होता भाई, दौड़ सकते हैं और अभी भी ठहाके लगा के हंसते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। हिचकने का मतलब होता है बेटा झिझकना, और बिचकने का मतलब होता है डरना, और झंझा का मतलब होता है तूफान, और लरजना का मतलब होता है, लरजता जो है इसका मतलब होता है शर्माना या डरना। कवि सोचते हुए स्वयं से कहता है कि पिताजी इतने साहसी हैं कि सामने मौत को देखकर भी वो झिझकते नहीं हैं। मौत के आगे न हिचकें, मौत से भी नहीं डरते हैं। शेर के आगे न बिचकें, शेर सामने आ जाए तो शेर से भी नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजता, जब वो बोलते हैं तो बादल की तरह गरजते दिखाई देते हैं। जैसे बादल गरजते हैं वैसे ही उनकी ज़बान है, उतनी ही वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। और काम में झंझाल रजता, जब वो काम करते हैं तो इतनी तेज़ गति से काम करते हैं कि जो तूफान है वो भी उनके सामने शर्मा जाता है। यानी कि तूफान की गति से काम करते हैं। जिस तूफान आपने देखा वो बड़ी तेज़ गति से आता है, तो तूफान की गति से वो काम करते हैं, तूफान भी उनके आगे शर्मिंदा हो जाता है। तो इस काव्यांश में जो है बेटा शांत और वीर रस दोनों हैं। नीचे वाले काव्यांश में वीर रस करेंगे, ऊपर वाले में शांत रस हो गया। प्रसाद और ओज गुण दोनों हैं। प्रसाद गुण के साथ शांत रस होता है, ओज गुण के साथ वीर रस होता है। अभिधा इसमें शब्द शक्ति आप करेंगे, वर्णनात्मक इसमें शैली है, भाषा बिल्कुल खड़ी बोली है, और अंत्यानुप्रास आप लगातार देख ही रहे हो। क्यों? बुढ़ापा, व्यापा, जाएं, खिलखिलाएं, हिचकें, बिचकें, लरजता, गरजता, लरजता, ये सब अंत्यानुप्रास है। आगे बात करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, पिताजी की ही बात चल रही है और पिताजी की धार्मिकता पर एक प्रकार से जो है टिप्पणी करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत धार्मिक हैं
और मेरे पिताजी प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, दंड 260 करके, और प्रतिदिन दंड लगाते हैं, उठक बैठक करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, प्रतिदिन 260 जो है वो दंड लगाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कितने दंड लगाते हैं, तो आप 260 कहेंगे, वो 260, 270, 280, 290 इस तरह का विकल्प जो है वो तैयार कर देगा। तो आप उसमें 260 का ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान कैसे रहेगा, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, ऐसे पंक्ति याद रहेगी तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि वो दंड जो है प्रतिदिन 260 उठक बैठक आप कह सकते हो, दंड कह सकते हो, वो लगाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, प्रतिदिन जो है वो मुकदर भी हिलाते हैं। व्यायाम के लिए लकड़ी का जो है एक मोटा डंडा होता है बेटा, लगभग गदा के जैसा होता है, और वो मूठ उसको पकड़ते हैं, जो भी मुकदर होता है तो उसकी मूठ जहाँ से उसकी मुट्ठी भरते हैं, जहाँ से उसको अपनी मुट्ठी में लेते हैं, जहाँ से उसको पकड़ते हैं, मूठ को पकड़ के और फिर प्रतिदिन क्या करते हैं, वो मुकदर हिलाते हैं, मुकदर से जो है वो व्यायाम करते हैं। तो उन्होंने दोनों हाथों में अलग अलग मुकदरों को मूठ से पकड़कर व्यायाम भी जो है वो कर लिया होगा। कवि स्वयं से कहता है, जब कि नीचे आए होंगे, ये मन ही मन कह रहा है कि जब कि नीचे आए होंगे नयन जल से छाए होंगे। जब ये व्यायाम का कार्य करके, व्यायाम करके और मेरे पिताजी नीचे आए होंगे तो नयन जल से छाए होंगे, आँखों में आंसू आ गए होंगे। कवि स्वयं से कहता है कि यह सब करने के बाद जब पिताजी नीचे आए होंगे तब अपने बेटे अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र अर्थात मुझको याद करके उनकी आँखों में आंसू आ गए होंगे, नयन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि की आंखों के सामने पुनः जो वर्तमान का दृश्य है वो उत्पन्न हो जाता है। वह वर्षा का जो जल है उसको गिरते देखकर पुनः अपने घर को याद करने लगता है। जबकि नीचे आए होंगे नयन जल से छाए होंगे, कि मेरे पिताजी जैसे ही व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो आंखों में आंसू आ गए होंगे। किसको याद करके? कवि को याद करके। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कह रहे हैं कि आज बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे जो है मेरे घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, पहले आ चुकी है पंक्ति कि मेरे 4 ही भाई हैं, 4 ही मेरी बहनें। चारों भाई जो हैं वो भुजाओं के समान हैं और बहनें जो हैं वो प्यार का भंडार हैं। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, या तो वो खेल रहे होंगे या वो खड़े हुए होंगे, और मेरे पिताजी की नज़र में वो दोनों वे सभी जो है भाई बहन जो है वो आ गए होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, उनको वो अचानक दिखाई दे गए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, ये पहले पंक्ति आ चुकी है। तो मेरे पिताजी उम्र से भले ही बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी वो बूढ़े दिखाई नहीं देते। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। और आगे कवि कहता है कि जब उनको अपने बाकी बच्चे दिखाई दिए होंगे, 4 भाई और 4 बहनें जो है मेरी दिखाई दी होंगे, तो मुझे अर्थात 5वें बेटे को याद करके मेरे पिताजी अचानक रो पड़े होंगे। कहने का मतलब सीधा सा यह है कि उस समय अपने शेष 4 बेटों को एक साथ देखकर, 4 बेटियों को एक साथ देखकर उसके पिता को, कवि के पिता को जेल में बंद अपने 5वें बेटे की याद आ गई होगी और उनके पिताजी रोने लग पड़े होंगे। विशेष में लगभग वही बातें हैं। भुजाबाई से अनुप्रास आप करेंगे। वात्सल्य और कर्ण रस दोनों इसके अंदर हैं। वात्सल्य कहाँ होता है? माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं। कर्ण रस वहाँ होता है जहाँ दया की बात होती है। गुण इसमें प्रसाद रहेगा, क्योंकि वात्सल्य रस होता है वहाँ भी प्रसाद गुण होता है, कर्ण रस होता है वहाँ भी प्रसाद गुण होता है। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति जो इस काव्यांश में रहेंगी। शब्द तत्सम और तद्भव दोनों हैं, और भाषा जो है वही खड़ी बोली रहेगी। नज़र पड़ना जो है वो मुहावरा है। बाकी जो इसकी कविता की जो है व्याख्या वो कल करेंगे। आप इसको समझने की कोशिश करें और याद करें।